Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. Today we are continuing with our class 10th Geography chapter number 1 Resource and Development और ये है lecture number 3. ठीक है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक समझ लिया चैप्टर का. सेकेंड लेक्चर में हमने लैंड एज अ रिसोर्स और उसके बाकी डिटेल्स को समझ लिया और इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं सॉइल के बारे में. ठीक है, सॉइल के बारे में समझेंगे और साथ में कोशिश करेंगे ये इस लेक्चर में चैप्टर कंक्लूड कर दें. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. चलो चलते हैं पेज नंबर 10 पर, जहाँ पर है सॉइल एज अ रिसोर्स. सबसे पहली बात तो सॉइल होती क्या है. सॉइल हमारी लैंड पर जो अपर मोस्ट लेयर है, जिसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसमें प्लांट ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं हम सॉइल. ठीक है, अब ये इसको रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो ये नेचुरल रिसोर्स है. और रिसोर्स बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि बिना सॉइल के कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, हमने कल देखा था कि लैंड क्यों ज़रूरी है. क्योंकि लैंड नहीं होता तो हम सेटलमेंट कहाँ करते. ठीक है, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंड के होने से कल्टीवेशन नहीं होता, क्योंकि लैंड की जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल, इसकी मदद से हम कल्टीवेट कर पाते हैं और इसकी मदद से हमारा सर्वाइवल अभी तक चल पा रहा है. ठीक है, प्लस इट इज़ रिन्यूएबल. क्यों? क्योंकि ये अपने आप को खुद से रिन्यू कर लेती है. ठीक है, बट समटाइम्स रिन्यू तो खुद करती है, लेकिन इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कभी कभी ह्यूमन एड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स इसमें ऐड करते हैं या कंपोस्ट इसमें ऐड करते हैं. ठीक है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बिना मिट्टी क्या यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ प्लांट टू ग्रो एंड सपोर्ट वेरियस ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें आ जाएंगे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करता है इसी सॉइल में, और वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ से क्या मिलता है? खाना मिलता है. राइट, देन लिविंग सिस्टम. सॉइल एक लिविंग सिस्टम है. जैसे कि हम जब नेचर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम बायोटिक और एबायोटिक देखते हैं. बायोटिक मतलब जो लिविंग है, लिविंग सिस्टम्स जो है, और एबायोटिक जो लिविंग सिस्टम्स नहीं है या लिविंग थिंग्स नहीं है. ठीक है, सॉइल एक बायोटिक कंपोनेंट है क्योंकि ये लिविंग सिस्टम है ना. हम बोलते हैं ना कि मिट्टी सांस ले पाएगी. ठीक है, सांस कैसे ले पाएगी मिट्टी? मतलब उसमें कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि ये लिविंग है. राइट, अर्थ वॉर्म्स की मदद से वो क्या करते हैं, जब उसको पलटाते हैं तो स्पेस बनता है सॉइल के अंदर, बट इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन सॉइल फॉर्मेशन. अब सॉइल के बनने में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उसको अफेक्ट करेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो सॉइल बनती कैसे है ये देख लेते हैं. बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जब उनमें वीदरिंग होती है, वीदरिंग का मतलब पत्थरों का टूटना. ठीक है, अब पत्थर टूटेंगे तो कई बार क्या होता है कि वो बड़े टुकड़ों में टूटते हैं और कई बार छोटे टुकड़ों में टूटते हैं. इन्हीं टुकड़ों का, इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स का या बड़े पार्टिकल्स का जब इरोजन होता है, तो इरोजन होने में जो छोटे छोटे से फाइन पार्टिकल्स निकल कर कहीं पर उड़ते हैं या कहीं पर बहते हैं और जाकर सेटल होते हैं, तभी ये बनते हैं सॉइल. ठीक है, या तभी ये बना पाते हैं सॉइल को. अब सॉइल फॉर्मेशन हमने समझ लिया कैसे होगा. फैक्टर्स कौन कौन से जो उसको अफेक्ट करेंगे. रिलीफ मतलब कौन से फिजिकल फीचर से रॉक्स निकल के आए हैं जहाँ से इरोजन हुआ है और सॉइल बनी है. ठीक है, माउंटेन से बने हैं, प्लेट्यू से बने हैं, प्लेन एरिया से बने हैं, रिवर के आसपास वाले एरिया से बने हैं. ठीक है, ये डेजर्ट में बने हैं, डिपेंड करता है. ठीक है, इस रिलीफ की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी. देन पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मतलब कौन सा पत्थर जिसमें वीदरिंग हुई, जिससे टूट कर वो पार्टिकल्स बने और उन्होंने सॉइल बनाई. बेड रॉक. बेड रॉक क्या होता है? लैंड में मतलब सॉइल जो है, ठीक है, सॉइल जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे नीचे वाला जो पत्थर है, सबसे बड़ा जो पत्थर है, जो बेस है, वो कैसे नेचर का है. ठीक है, जैसे अगर मान लो वो सेडिमेंट्री रॉक है. ठीक है, हमने अभी तक हमने पढ़ ही लिया है कई बार कि रॉक्स 3 टाइप के होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, अब ज़मीन में सबसे नीचे ये कौन से टाइप का पत्थर है, उसी को हम बोल रहे हैं पेरेंट रॉक, सॉरी बेड रॉक, और इसके ऊपर होगा पेरेंट मटेरियल या जिसको हम पेरेंट रॉक बोल रहे हैं. राइट, तो उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की मिट्टी वहाँ पर बनेगी. देन क्लाइमेट. अगेन क्लाइमेट तो जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उन सब में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट का, कि किस तरीके के क्लाइमेट में वो चीज़ फॉर्म हो रही है ना. जैसे कि सैंड होती है. अब सैंड में वाटर
कंटेनिंग कैपेसिटी या वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो तो हो जाती है, लेकिन वो पानी को कंटेन नहीं कर पाती। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, जो हमें ज़्यादातर मिलती है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, उसको वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, जल्दी से क्लेई टाइप की जो हो जाती है ना, क्लेई नेचर हो जाता है उसका। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके के क्लाइमेट में किस तरीके की मिट्टी फॉर्म हो रही है। देन वेजिटेशन डिपेंड्स, ठीक है, कि किस तरीके का वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो हो रहा है, वही उस तरीके की सॉइल को प्रोड्यूस करते चले जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमेज़न के फॉरेस्ट की, रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या होगा? साल भर ह्यूमिडिटी, साल भर रेनफॉल। अब रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर जो पेड़ की पत्तियाँ होंगी वो पतझड़ के मौसम में नहीं शेड होंगी, वो थ्रू आउट द ईयर क्या होगा? शेडिंग होती रहेगी और नई पत्तियाँ आती रहेंगी। तो वही जो पत्ते हैं, है ना, वेजिटेशन जो है, जब वो सॉइल में गिरेंगे वहीं पर उनका डीके होगा, है ना, वहीं पर उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे और उनके जो मिनरल्स हैं वो कहाँ जाकर मिल जाएंगे? सॉइल के अंदर। तो वो सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बना देते हैं। देन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एंड टाइम, कितना टाइम कौन सी मिट्टी बनने में ले रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 7 पॉइंट्स, 7 फैक्टर्स, यहाँ पर फोर्सेस ऑफ नेचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल कैसे होगा? टेम्परेचर में चेंज, राइट। देन एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर क्या करता है? इरोजन कर पाता है ना। ठीक है, इरोजन कर रहा है तो अब वो फाइन पार्टिकल्स को लेकर आ रहा है या वो कंकड़ को लेकर आ रहा है, कैसे कहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है, उसका बहाव कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल जो है वो किस तरीके की बनेगी। देन विंड, अगेन क्योंकि विंड भी क्या करती है? इरोजन कर देती है। ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी इरोजन होता है। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी कैसे हो रही है? डिकम्पोजर मतलब किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर सिंप्लीफाई कर कर दोबारा उसको नेचर में लौटा देने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिकली ये होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनकी एक्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा कि सॉइल क्वालिटी कैसी होगी। देन केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, अभी केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस नेचुरली भी हो सकते हैं और ह्यूमन के इंटरप्शन के कारण भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, कि हम उसमें कुछ केमिकल डाल रहे हैं या नेचुरली कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में जो सॉइल में जाके मिल रहे हैं, फिर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस पर भी डिपेंड करता है। चलो, सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल हम किसको बोल दे रहे हैं? अगेन जो नेचर से मिली हुई चीज़ें जिनको हम वापस उसमें डाल दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप सब्जियों के छिलके जो हैं या फिर ख़राब फ्रूट्स वगैरह जो हैं, जो सॉइल में जाता है तो वो क्या बना लेता है वहाँ पर? ह्यूमस। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचुरली अकरिंग वहाँ पर नहीं है। गेटिंग? सो ये हो गया हमारा सॉइल के बारे में एक बेसिक इंट्रो और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कि मिट्टी में कितने टाइप की वेराइटीज़ हैं, है ना, या कितनी टाइप की सॉइल्स हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं। बेसिक हम देखते हैं 6 टाइप की सॉइल्स, राइट। एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हर एक सॉइल के अलग अलग कुछ फीचर्स हैं और इनके एरियाज़ भी अलग है कि ये इंडिया में हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे पर्टिकुलर सॉइल्स को पढ़ने के लिए। फाइन, इस तरीके का मैप 2 से 3 बार मैंने इस लेक्चर में अपलोड कर दिया ताकि हमें ज़्यादा बार स्क्रॉल ना करना पड़े, राइट। देखो, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के थ्रू हमको क्या बताया जा रहा है कि कौन से रीजन में कौन सी सॉइल कौन से रीजन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक, चलो लेट अस स्टार्ट विद एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है ना, ये एक तरीके की ऐसी मिट्टी है जिसमें लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेटली सारे प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं हम उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसको हिंदी में आपने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, देन एरिया, इंडिया में कौन से एरिया में हमें ज़्यादा पाई जाएगी? वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट
इन द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स अगेन कौन सा हिस्सा है, हमारे यूपी बिहार वाला रीजन, ठीक है, वेस्ट बंगाल तरफ वाला रीजन, ठीक है। यहाँ देखो, चलो इसमें देखते हैं ना, ये तो है हमारे पास दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है दिस इज नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स। क्यों? क्योंकि इनको नॉर्दर्न 3 रिवर्स जो होती हैं वो ड्रेन करती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर इंडस और इस पूरे हिस्से में गंगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, एलुवियल सी। गेटिंग? मेड बाय डिपॉजिट्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। हमने अभी देखा और तीनों रिवर्स के एरियाज को भी देख लिया। इंडस करेगी पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, गंगा करेगी आपके यूपी वाले बिहार वाले रीजन में, और ब्रह्मपुत्र इन दी नॉर्थ ईस्ट असम रीजन। देन इट एक्सटेंड्स इन राजस्थान एंड गुजरात, ये वेस्ट तरफ भी आती है, राजस्थान और गुजरात की तरफ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी देखने को मिलेगी इन दी डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। चलो दोबारा देख लेते हैं। ये रीजन हमने देखा पंजाब वाला, ये हमने देखा गंगा वाला रीजन, और ये हमने देखा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर वाला रीजन। अब देखो राजस्थान और गुजरात में भी हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रिवर्स क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं, ठीक है। एंड देन दिस ईस्टर्न कोस्ट, इस जगह पर क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म होते हैं डेल्टास। अभी तक आपने डेल्टा सिर्फ ये वाला सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, लेकिन हमारे इस ईस्टर्न कोस्ट में भी 3-4 रिवर्स ऐसी हैं जो डेल्टास को फॉर्म करती हैं। हालांकि इनके डेल्टास छोटे हैं साइज में स्टिल, लेकिन डेल्टास है तो वहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन तो होता ही है, जिसके कारण एलुवियल सॉइल वहाँ पर बनने लगती है, ठीक है। ऐसे महानदी रिवर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब यहाँ पर आके ऐसे बना लेती हैं डेल्टा इन दिस रीजन, ठीक है। इसलिए हमको इस रीजन में देखने को मिल जाती है एलुवियल सॉइल। फाइन। देखो अब अगर इस सिंपल से मैप की मदद से मैं आपको इतना बता देती कि यहाँ मिल रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे, तो आप बोलते कि ये तो हमें दिख भी रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोड़ के रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है, पंजाब, ठीक है। तो इस स्टेट में बन क्यों रहा है, आखिर ये एलुवियल सॉइल क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर है, सिंपल, ठीक है। मैप से हम ज्योग्राफी याद नहीं करते, ठीक है, हम ज्योग्राफी की मदद से मैप याद करते हैं। ये फंडा आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप बिना ज्योग्राफी सीखे या आप बिना चीज़ों को जोड़े, एक दूसरे से रिलेट किए बगैर अगर आप मैप पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि हम मैप रट रहे हैं, और मैप्स रटना ईजी नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि समझो, ज्योग्राफी समझने की कोशिश करो, अलग अलग फिजिकल फीचर्स को, अलग अलग रिवर्स को, अलग अलग रिलीफ्स को एक दूसरे से रिलेट करके और फिर आप मैप को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। और बार बार देखोगे तो अपने आप मैप याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। कंपोजिशन, एलुवियल सॉइल में हमको सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों मिलते हैं। अब ये सैंड, सिल्ट और क्ले है क्या, बेसिकली टेक्सचर के बेसिस पर या क्वालिटी के बेसिस पर हम सॉइल को जब डिवाइड करते हैं, जैसे कि सैंड होती है, सैंड यानी रेत, ठीक है। सिल्ट यानी इसके पार्टिकल्स जो हैं वो रेत जितने भी बारीक नहीं होंगे, ठीक है, और साथ में क्या होगा, थोड़ा बहुत वाटर कंटेन कर पाएगी आपकी सिल्ट। लेकिन क्ले जो है, क्ले में आप थोड़ा सा पानी डालोगे वो मिट्टी जैसी हो जाएगी, यानी ये ज़्यादा पानी को कंटेन करती है, ठीक है। तो आपको एलुवियल सॉइल में तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लेवल्स पर। देन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हमारी इस एलुवियल सॉइल में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो जनरली ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, राइट, क्योंकि 6 टाइप की सॉइल है, कितना याद करोगे, राइट। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक सम फॉर्मूलाज, या यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से, आपको कुछ खुद की ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी इनको याद करने के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली बहुत कम ऐसा होता है कि कभी आपको डायरेक्ट इस केमिकल कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। देन आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पर्ल्स क्रॉप। आइडियल फॉर, आइडियल का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को सबसे अच्छे से ग्रो कर पाती है एलुवियल सॉइल, लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि बाकी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाती। तो एलुवियल सॉइल में जनरली बहुत सारी क्रॉप्स को हम ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। शुगर केन यानी कि गन्ने,
पैडी, पैडी का मतलब होता है राइस, ठीक है। वीट गेहूं, दूसरे सीरियल दाल या जो पल्सेस हैं, ठीक है, उनको भी ग्रो करने में क्या यूज़ होती है हमारी एलुवियल सॉइल। हाई फर्टिलिटी, क्यों? क्योंकि इंटेंसली कल्टीवेटेड होती है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस होती है ना। फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कल्टीवेशन हो जाता है, ठीक है। अगर आपको याद है लेक्चर नंबर 2 में जब हम लैंड यूज़ इन इंडिया पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पंजाब जो है, पंजाब का 80% लैंड नेट सोन एरिया में आता है, मतलब साल में एक बार तो कम से कम हम उसमें क्रॉप लगाते ही हैं। और कम से कम का मतलब ये नहीं है कि बाकी साल वो खाली पड़ी रहती है, दोबारा से वहाँ पर कल्टीवेशन होता है, राइट। क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा है इसलिए लोग यहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और इसी के कारण यहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक। जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पर मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ज़्यादातर लोग ऐसी ही जगहों के आसपास क्या होते हैं, सेटल होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फाइन, जस्ट अ मिनट। हाँ चलो, देन सॉइल इन ड्रायर रीजन्स। अब एलुवियल सॉइल अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि राजस्थान वाले रीजन में हमने देखा कि वेस्ट में राजस्थान और गुजरात में भी इसका एक एक्सटेंशन पहुँचता है। ऐसे रीजन में अगर हम इनको प्रॉपर इरिगेशन देते हैं तब भी ड्राई रीजन्स में भी हम इनमें क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं, राइट। मोर अल्कलिन, जहाँ पर ड्रायर ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना, कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अकॉर्डिंग टू एज, एज का मतलब क्या है, मिट्टी की जो एज होती है कि कितने समय पहले वो बनी है और कितनी ज़्यादा नई वो है, इस पर भी हमने 2 डिवीजन किए हैं एलुवियल सॉइल के, राइट। बांगर और खादर। बांगर क्या होता है, बांगर का मतलब ओल्ड एलुवियल, वो एलुवियल सॉइल जो पहले बन चुकी है, और खादर का मतलब है कि जो नई एलुवियल सॉइल बनी है। पुरानी एलुवियल सॉइल भी एग्जिस्टेंस में रहेगी और नई एलुवियल सॉइल हर साल बनती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल वाले रीजन्स में जो रिवर्स है, जैसे कि गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, इनमें फ्लड्स आते रहते हैं। तो आसपास के रीजन का क्या करते हैं ये लोग, एरोजन थोड़ा बहुत लेकर आते हैं, पार्टिकल्स को बहाकर लेकर आते हैं, ठीक है, एरिया को ड्रेन करते हैं, और जब फ्लड वापस चला जाता है तो उस एरिया में फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं, नए पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो ये बन जाती है न्यू एलुवियल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खादर। और पुरानी एलुवियल जो रहेगी उसको हम कह देंगे बांगर, ठीक है। खादर और बांगर, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में फिजिकल फीचर्स चैप्टर में, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते हैं वहाँ हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 हिस्से हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सबसे पहले भाबर, देन तराई, देन बांगर, और सबसे लास्ट में आता है आपका खादर। क्यों? क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरियाज के सबसे पास रहता है, राइट। खादर में क्या होगा, कंकड़ के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, हाई कंसंट्रेशन होगा कंकड़ का, और न्यू एलुवियल में या खादर में क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, और बांगर से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर तो एग्रीकल्चर हो ही चुका है, राइट, लेकिन ये अभी नई नई मिट्टी है, इसमें ज़्यादा मिनरल्स है, इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एग्रीकल्चर हो सकता है। चलो, ये हो गया हमारी एलुवियल सॉइल के बारे में। नाउ लेट अस गो थ्रू ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है कैसे कलर की होगी, ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक सॉइल हमें कहाँ मिलती है, पहले रीजन देख के आएंगे हम, हियर, ये है ब्लैक सॉइल, इस एरिया में, डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में हमको देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। इसका भी एक कारण है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है डेक्कन ट्रैप, ये बना है लावा से, ठीक है, और लावा के जो पत्थर हैं जब वो क्या हुए, उनका एरोजन हुआ, तब उन्होंने फॉर्म किया, जब उनकी वीदरिंग हुई तब उन्होंने फॉर्म किया ब्लैक कलर की मिट्टी, तभी हम इसको कह देते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। फीचर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कलर में कैसी होगी, ब्लैक, तभी हम इसको रेगुड सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर की होती है और इसका दूसरा नाम क्या है, रेगुड सॉइल। मेड अप ऑफ लावा, एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, एक्सट्रीमली फाइन होती है, इसके पार्टिकल्स बेहद ज़्यादा फाइन होते हैं, और इतने फाइन पार्टिकल्स होने के ही कारण क्या होता है
ये बहुत ही ज़्यादा क्लेई हो जाती है। ठीक है, क्लेई हो जाती है मतलब प्रॉपर जो मिट्टी जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें पानी डालने के बाद वो एकदम कीचड़ जैसा बना लेगी। ठीक है, उस तरीके का नेचर होता है आपकी ब्लैक सॉइल का। मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप थोड़ा सा पानी डालोगे काफ़ी देर तक गीली रहेगी, है ना, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी। सैंड जैसे नहीं कि पानी डाला 10-15 मिनट बाद देखोगे तो दोबारा से सारा पानी गायब और दोबारा से वो एकदम ड्राई हो जाएगी। ठीक है, वो सैंड का फीचर है क्योंकि वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन ब्लैक सॉइल क्लेई होती है और वाटर को बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकती है। आइडियल फॉर कॉटन, सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी है जो आपकी ब्लैक सॉइल में ग्रो कर सकती है, वो होती है कॉटन। इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस हमें सही सीक्वेंस में और सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। देन कहाँ पर मिलेगी? डेक्कन ट्रैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसॉल्ट रॉक्स हैं। कौन से रॉक्स हैं? बेसॉल्ट, राइट। इसी के कारण क्या बनती है? बेसॉल्ट का मतलब क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन गिट्टी। ठीक है, कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन होता है, किसी का घर बन रहा होता है, सड़कें बन रही होती है, तो हम गिट्टी देखते हैं, पत्थर के ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन एक सिग्निफिकेंट साइज़ के जो पत्थर होते हैं जिसको हम गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये गिट्टी जो होती है इसको आप रिलेट कर सकते हैं बेसॉल्ट से। स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन ट्रैप। ठीक है, या डेक्कन प्लेट्यू भी हम इसको कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेक्कन वाला जो हिस्सा है ये ज़मीन से उठा हुआ है, इस तरीके का हिस्सा है, प्लेट्यू है, राइट। फ्लैट टॉप है क्योंकि इसके ऊपर सेटलमेंट भी हो रहा है, इसके ऊपर आप सोचो ब्लैक सॉइल मिल रही है और हम कल्टीवेट भी कर रहे हैं। ज़मीन से उठा हुआ हिस्सा, लेकिन वो पहाड़ नहीं है क्योंकि उसका टॉप कोनिकल नहीं है, उसका टॉप फ्लैट है। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन साउथ ईस्ट में भी ये एक्सटेंड करेगा हमारे गोदावरी और कृष्णा वैलीज़ में। गोदावरी और कृष्णा जो हैं वो डेल्टास भी बनाते हैं और वैलीज़ भी बनाते हैं। ठीक है, डेल्टा मैंने अभी आपको दिखाया, वैलीज़ का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर, ज़मीन से थोड़ा सा निचला एक डिप्रेशन टाइप का एरिया, उसको हम कह देते हैं वैली, राइट। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। ठीक है, जनरली आपको पोटैश बहुत सारी टाइप की सॉइल्स में देखने को मिल जाता है, तो अगर धोखे से कहीं क्वेश्चन आ भी गया तो इसको ध्यान रख लेना, राइट। पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट गेटिंग। अब देखो सारी ही सॉइल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिनरल में तो रिच होंगी। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन बनने के चांसेस कैसे होते हैं? जिसमें कुछ एक्सेप्शन हो। तो हो सकता है कि अगर आपसे पूछना भी हो उसको MCQ में, कुछ नहीं बचा पूछने के लिए, तो क्या पूछ ले कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो फॉस्फोरिक कंटेंट में पुअर होती है, वीक होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल। डेवलप डीप क्रैक्स इन समर फॉर एरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि ताकि सॉइल में हवा जा सके, ताकि सॉइल सांस ले सके। इसीलिए ये जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है क्या करती है? गर्मी के सीज़न में, समर सीज़न में या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन्स में एकदम सूख के अलग होती है और क्रैक्स फॉर्म कर लेती है ताकि हवा नीचे तक जाए। गेट स्टिकी व्हेन वेट, डेवलप डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होगी, है ना, जब इसमें ज़्यादा पानी जाएगा ये इतनी ज़्यादा वेट होके इतनी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है कि इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। इसलिए ज़रूरी क्या है कि पहली शावर यानी कि पहली बारिश के बाद ही इसको टिल किया जाए। टिल करने का मतलब क्या होता है? मिट्टी को पलटाया जाए। ठीक है, ताकि ऊपर की जो मिट्टी है जिसमें बारिश का पानी लगा है वो अभी वाटर को होल्ड की हुई है, क्लेई है, वो नीचे चली जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ताकि काम करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट उसके ऊपर ना हो। ठीक है, देखा हमने अभी ब्लैक सॉइल का हिस्सा कहाँ पर है? हमारे डेक्कन ट्रैप में। ठीक है, देखो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, मतलब ये आपका MP है। ठीक है, इधर आपका छत्तीसगढ़ भी थोड़ा बहुत कवर हो रहा है। तो इन सारी जगहों के प्लेट्यूज को कवर करती है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कौन सी होती है? कहाँ से वर्ड आया? एक लेटिन भाषा से। लेटिन वर्ड है जिसका नाम है लेटर और जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक का मतलब ईंट। ठीक है, जिससे हमारे घर की दीवारें बनी हैं। डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक्स होती हैं आपकी, है ना। ये हमारी अर्थ है, थोड़ी गड़बड़ बन गई है, इमेजिन कर लो। 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया मतलब ये वाला हिस्सा, इक्वेटर से लेकर दोनों ट्रॉपिक्स तक का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिक के बाहर वाला हिस्सा,
ठीक है। नॉर्थ या साउथ वाला जो हिस्सा है दोनों ट्रॉपिक्स का, उसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल। ये भी सब ट्रॉपिकल है और ये भी सब ट्रॉपिकल, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज ट्रॉपिकल, ठीक है। रिजल्ट्स इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीप तक, बहुत ज़्यादा अंदर तक इसका पानी जाता है, ठीक है। जैसे बारिश अगर होती है, हैवी रेन जहाँ पर होती है, तो उसके कारण क्या होता है, पानी पूरा ऊपर तक तो कंटेन नहीं कर पाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है नीचे वाले लेवल तक, ठीक है। वेरी डीप नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है इसका, है ना। एंड डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अगेन अनदर एक्सेप्शन। अभी तक हमने दोनों मिट्टी देखी और दोनों में देखा कि किस तरीके की सॉइल्स ज़्यादा आइडियली उसमें ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम लेटराइट सॉइल में क्या देख रहे हैं कि भैया प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा पुअर है, यानी कि इसमें क्रॉप्स का या प्लांट्स का ज़्यादा कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते, गेटिंग। तो हम इसमें क्या ग्रो कर सकते हैं, हम इसमें दूसरी ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिनको कम न्यूट्रिएंट्स की, कम मिनरल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर रफ़ जो सॉइल्स होते हैं, रफ़ जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनका यूज़ यहाँ पर, उनको ग्रो हम यहाँ पर करा सकते हैं। अगर मोस्टली इन सदर्न स्टेट, ज़्यादातर कहाँ होती है, आपके साउथ इंडिया वाले रीजन में, है ना। वेस्टर्न घाट्स में, रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इट सपोर्ट्स डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पर कैसे प्लांट्स, कैसे फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं, डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। इट इज़ ह्यूमस रिच मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज़्यादा होगा। प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन, बहुत जल्दी इसका एरोजन होता है, और डिग्रेडेशन मतलब ख़राब भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है ना। अभी हमने देखा कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स में वीक होती है। नीड्स प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेथड, लेटराइट सॉइल को बहुत ज़्यादा सॉइल कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजर्व करके उसको मेंटेनेंस जो होता है ना लेटराइट सॉइल का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। फॉर कल्टिवेटिंग टी और कॉफ़ी इन हिली एरियाज ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, अगर हम हिली एरियाज़ में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका जैसे रीजन्स में अगर हम क्या करना चाहते हैं, टी और कॉफ़ी को ग्रो कराना चाहते हैं, तो हमें इसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है। जैसे टी और कॉफ़ी आपने देखा होगा जनरली हिली एरियाज़ में होता है, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है या स्टेप फार्मिंग होती है। वो क्या है, सॉइल को कंजर्व करने के, सॉइल इरोजन को रोकने के कुछ तरीके, कुछ मेथड्स। देन फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स का मतलब काजू, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश इज मोस्ट सूटेबल, है ना। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ MCQ। फाइन, लेटराइट सॉइल देख लेते हैं भैया कहाँ है एक बार, दिस थोड़ा सा एरिया कम है ना, यहाँ देखो। देन हियर नॉर्थ ईस्ट में आपको कुछ स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट में हमको देखने को मिल रहा है ना, और थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स में भी हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंसर्स में एक तो अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं बन रही तो आप एक आध वो एक्सेप्शन डाल के मार्क्स को गेन कर सकते हैं। MCQs में पूछ लिया तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल। अब स्वाभाविक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रेड एंड येलो मतलब ये जो सॉइल है ये कभी हमको रेड दिखती होंगी और कभी हमको येलो दिखती होंगी, डिपेंड्स ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर डिपेंड्स ऑन दी एरिया इन विच दे आर फाउंड। डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, कैसे रॉक्स पर बनती है, कैसे रॉक्स मतलब जो अभी हमने देखा था कि बेड रॉक जो होता है या पेरेंट रॉक जो होता है वो किस तरीके के होंगे, इनके इग्नियस रॉक्स होंगे, राइट। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, जो लावा के ठंडे होने से बन जाते हैं, ठीक है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल में भी हमको ज़्यादातर क्या पाई जाएगी, रेड एंड येलो सॉइल। हाई रेनफॉल वाले एरिया में हमको देखने को मिल जाएगी एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल, ठीक। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स, ये देखो ईस्टर्न एंड दिस इज ईस्टर्न एंड दिस इज सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर हमको काफ़ी बड़े अमाउंट में रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट एरिया में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन्स, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पिडमॉन्ट क्या होता है? माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स कहीं पर तो ख़त्म होंगे, प्लेन एरिया से मिलेंगे। ये माउंटेन है और यहाँ से मान लेते हैं प्लेन एरिया। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया जहाँ पर माउंटेन का एंड और प्लेन की स्टार्टिंग होती है, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना जहाँ पर, उस एरिया को हम कहेंगे पिडमॉन्ट एरिया। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के पिडमॉन्ट जोन में भी क्या मिलते हैं हमको? रेड एंड येलो सॉइल। इट लुक्स येलो अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में, अगर उसमें पानी ज़्यादा पाया जा रहा है तो वो येलो कलर की हमको दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर डिहाइड्रेटेड फॉर्म में या ड्रायर रीजन्स में या पानी कम मिल रहा है तो वो हमें रेड कलर की दिखेगी। ठीक है, सॉइल एक ही, फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। डेवलप्स रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर ड्रायर रीजन्स में है या फिर अगर उसको आयरन, कहीं से आयरन जो मिनरल मिल रहा है हमको ज़मीन के अंदर से, ठीक है, आयरन ओर के आसपास अगर पाई जा रही है तो फिर रेड कलर में टर्न हो सकती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स उसको देखने को मिल रहे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, जब वो ज़मीन के अंदर किसी वजह से चले जाते हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण अपना फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, तब वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल में ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है ये कि येलो कब दिखती है और रेड कब दिखती है, और दूसरा एरियाज क्यों, क्योंकि इंडिया के एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में, बहुत सिग्निफिकेंट एरिया में हमको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। फाइन, नाउ कमिंग टू एरिड सॉइल। अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, एरिड का मतलब होता है ड्राई। ड्राई रीजन्स कौन से हैं हमारे इंडिया के? राजस्थान वाला। ठीक है, या फिर नॉर्थ में जब आप देखेंगे जो ड्राई डेजर्ट जहाँ पर है, कोल्ड डेजर्ट जहाँ पर है, राइट। एरिड सॉइल का कलर कैसा होगा? रेड या फिर ब्राउन। टेक्सचर सैंडी, मतलब इसमें सैंड का अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्ट और क्ले। क्ले तो देखने ही नहीं मिल सकता आपको यहाँ पर, मतलब ज़्यादातर क्ले ई सॉइल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, सैंडी सॉइल आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। नेचर कैसा होगा? सलाइन। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा हीट, ज़्यादा एवेपोरेशन, सॉल्ट नीचे रह जाएगा तो सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाएगा, राइट। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अगेन मॉइस्चर ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि रीज़न ही ड्राई है। ठीक है, रेनफॉल कम है और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका भी अमाउंट कम है, राइट। लोअर हॉरिजन्स में हमको देखेंगे कंकड़। लोअर हॉरिजन क्या होता है? ये यहाँ पर सॉइल है, इसके नीचे नीचे आप जाते जाओगे तो ज़्यादातर आपको नीचे लेयर पे कंकड़ देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे तक भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती तो पानी को कंटेन कर पाते नहीं है, इसलिए पानी वहाँ से निकल जाता है। दैट इज़ हम बोलते हैं कि सैंड जो है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके कारण क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। पानी को ज़्यादा नीचे तक मतलब निकल तो जाता है, वहाँ पर कैपेसिटी नहीं होगी होल्ड करने की। कैन बिकम कल्टिवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। वेस्टर्न राजस्थान में अगर हम इसको प्रॉपर इरिगेशन दे पा रहे हैं तब तो कहीं जाकर ये क्या कर पाएगी? कल्टीवेट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप डेजर्ट रीजन की बात करेंगे तो डेजर्ट रीजन में हमें सिर्फ और सिर्फ सैंड देखने को मिलती है, सॉइल देखने को नहीं मिलती। प्रॉपर डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट के आसपास वाले एरिया में, आसपास वाले विलेजेस में क्या है, वहाँ पर ये जो एरिड सॉइल है ये मिल रही है तो हम इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं प्रॉपर इरिगेशन के साथ, लेकिन सैंड में नहीं कर पाएंगे। फाइन, देख लो नीचे और था शायद, एक बार नहीं है। हियर दिस इज आवर एरिड सॉइल और आपको सिर्फ ये राजस्थान रीजन में देखने को मिल रही है क्योंकि इतना ज़्यादा ड्राई हमारे पास एक ही जगह है, राइट। कौन सी बची? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। अब अगेन फॉरेस्ट एरियाज में हमको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, ठीक है, और माउंटेन वाले रीजन में। फॉरेस्ट तो बाकी जगह पर भी है लेकिन माउंटेनियस रीजन में हमको यही वाली सॉइल देखने को मिलेगी। ज़्यादा नीचे आ गए, हाँ। हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलेगी वेयर सफिशिएंट रेनफॉल आर अवेलेबल। ठीक है, जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। क्यों?
फॉरेस्ट सॉइल का बेसिक मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ में होगी और माउंटेनियस एरिया में होगी, यहीं पर ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण ड्राई नहीं हो पाती आपकी मिट्टी, ह्यूमस का कंटेंट भी अच्छा खासा होता है इसमें, और साथ में यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो सॉइल को मिलते ही रहता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट है, वहीं पर पत्तियाँ गिरेंगी, ठीक है, उसी को ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे, वहीं पर फ्रूट्स या फ्लावर्स गिरेंगे, उसको ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, फिर वो जो एक्सक्रीट करेंगे वो आपकी सॉइल के लिए, आपकी फॉरेस्ट सॉइल के लिए एक मैन्योर का काम करेगा। लोमी एंड सिल्टी एंड वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन एंड अपर स्लोप्स। अपर स्लोप्स मतलब जहाँ से रिवर जो हैं वो फ्लो करना चालू करेंगी, ठीक है। अपर स्लोप्स में क्या होगा? कोर्स ग्रेन रहेंगे, मतलब वहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो ऑलरेडी नीचे को फ्लो होकर आ जाएंगे, ठीक है। लोमी एंड सिल्टी एंड वैली साइड्स। अगेन लोमी सॉइल कैसी होती है? थोड़ा सा आपको टेक्सचर उसका डिफरेंट लगेगा देखने में ना, जो प्रॉपर जैसे हम सॉइल देख रहे हैं या हम सैंड देख रहे हैं, जैसे सिल्ट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, वैसे ही लोमी सॉइल का टेक्सचर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये सिल्ट, सैंड, लोमी या क्लेई जो होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फ़र्क किसका रहता है? टेक्सचर का। और इसी टेक्सचर के फ़र्क के कारण जब ये कल्टीवेट कराती हैं तो फिर वहाँ पर पानी कितना कंटेन कर पाएंगे या मिनरल्स कितना कंटेन कर पाएंगे, उसमें भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इन स्नो कवर्ड हिमालयाज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? परत जो है सॉइल की उसको निकलना आगे, ठीक है, जैसे डेन्यूड होना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है, जिसका ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्नो कवर्ड हिमालयाज है। स्नो कवर्ड हिमालयाज है तो इसका मतलब क्या है? वेजिटेशन तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो ह्यूमस कंटेंट बढ़ नहीं पाता, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बढ़ नहीं पाता, राइट, दैट इज़ वाई वो एसिडिक वहाँ पर हो जाती है। लोअर पार्ट ऑफ वैलीज और रिवर टेरेसेस और एलुवियल फैंस, इन तीनों जगह पर क्या होगी? सॉइल जो होगी वो फर्टाइल होगी। अब एलुवियल फैन क्या होता है? एलुवियल फैन का मतलब होता है जैसे आपने डेल्टा देखा था उसी शेप का, है ना, इसी शेप का यहाँ पर बनता है एलुवियल फैन, ठीक है। मतलब इसके बीच में यहाँ पर क्या होंगी? एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। यहाँ पर रिवर टेरेसेस, यानी कि रिवर जहाँ से फ्लो हो रही है उसके आसपास जो टेरेसेस बने होंगे वहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि इनको इरिगेशन मिलते रहेगा और साथ में यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, तो ये सॉइल को फर्टाइल करते रहेंगे। और रिवर के पास है तो अगेन वही वाला लॉजिक, अगर फ्लड्स जैसी सिचुएशन आती है या पानी थोड़ा भी ऊपर बढ़ता है तो वो अपने साथ बहाने वाले जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको उतरते समय क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे सॉइल एरोजन क्या होता है और हम सॉइल को कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं। चलो, सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब सॉइल इरोड होने लगती है, और इरोड होने का मतलब क्या है कि मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है जिसमें फाइन पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से, अब मतलब जिस जगह पर उसको होना चाहिए वहाँ से उठ के कहीं और जा रही है, ठीक है, और कहीं और जा रही है, कहीं और डिपॉजिट हो जा रही है, तो पिछली वाली जो जगह है वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। डेन्यूडेशन मतलब उस परत का जो सबसे फाइन पार्टिकल वाली परत है ऊपर वाली, उसको अलग हो जाना, उसका अलग हो जाना और कहीं और बहकर चले जाना और कहीं और सेटल डाउन हो जाना, ठीक है। तो जिस जगह से डेन्यूडेशन हुआ है वहाँ पर हम कहेंगे कि सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन कैसे होता है भाई? पानी से भी हो सकता है ना, रनिंग वाटर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स की मदद से भी हो सकता है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं बाय द नेचर इटसेल्फ, ठीक है, कि कितना इरोजन होना है और कितना ज़्यादा सॉइल का फॉर्मेशन होना है ये नेचर में बैलेंस था जब तक हम ह्यूमंस ने इंटरप्शंस करने चालू नहीं किए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? सॉइल फॉर्मेशन आराम से हो पा रहा है लेकिन हम उसका यूज़ ज़्यादा कर ले रहे हैं और इरोजन ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। इरोजन ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं।
डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है हमारे पास, मतलब हम कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर ले रहे हैं, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, पेड़ों की पकड़ जो रूट्स के थ्रू बनती है वो कम हो रही है मिट्टी पर, तो जल्दी से वॉश्ड अवे हो जाती हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, अगेन सेम रीज़न, जैसे कि प्लांट्स की या ट्रीज़ की रूट्स पकड़ रही हैं, वैसे ही ग्रास की जो छोटी छोटी रूट्स हैं वो भी तो मिट्टी को पकड़ के रख रही हैं, टॉप लेयर को पकड़ के रखती हैं और इरोजन नहीं होने देती। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हैं, हमारी सॉइल को एरोड करती चली जाती हैं। माइनिंग में क्या होगा, अगर आप एक्सप्लोजन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है ना, जो ऊपर टॉप सॉइल थी वो तो एक्सप्लोजन में उड़ के और कहीं और चली गई, ठीक है। सेम हैपन्स विथ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस, विंड, ग्लेशियर और वाटर, ये सब क्या करते हैं, अपनी जगह से सॉइल को उठाकर कहीं और पटक देते हैं। गलीज, बैडलैंड्स और शीट इरोजन, ये तरीके हैं इरोजन होने के, ठीक है। गलीज का मतलब क्या है, गलीज का मतलब होता है कि डीप क्रैक्स बन जाना। क्यों? क्योंकि पानी का फ्लो वहाँ से कंटिन्यूसली और ज़्यादा फोर्स में आ रहा था, ठीक है। दैट इज़ वाई, जैसे मान लेते हैं कि ये एक खेत है, ठीक है। अब खेत में क्या हो रहा है कि इस जगह से ना पानी लगातार बहते ही चले जा रहा है, ठीक है, फोर्स में आ रहा है और बहते चले जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाकी ज़मीन से क्या हो रहा है, थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे क्रैक्स बन जा रहे हैं जिसमें से पानी जाते जा रहा है। अब जिस जगह से पानी जा रहा है, जो क्रैक्स बन रहे हैं, वहाँ की मिट्टी में जो टॉप सॉइल होगी वो क्या करेगी, हर बार पानी के साथ वॉश्ड अवे हो जाएगी। और वो अगर पानी का फ्लो बढ़ता है तो वो अपने साथ आसपास की फाइन पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी और फिर उनको भी बहा के ले जाएगी। इनको बोला जाता है गलीज। देन बैडलैंड्स, बैडलैंड्स का मतलब क्या है, आपने कुछ ऐसी ज़मीन देखी होंगी जो ऊबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। अब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होने के कारण वहाँ पर क्या नहीं हो पाता, कल्टीवेशन नहीं हो पाता, और कल्टीवेशन नहीं हो पाता तो प्लांट्स की पकड़ नहीं, प्लांट्स की रूट जो है वो पकड़ नहीं बना पाती और वो इतना इरोजन हो जाता है कि वो पूरी ज़मीन जो है वही बैडलैंड बन जाती है, वही बंजर हो जाती है, राइट। शीट इरोजन, शीट इरोजन का मतलब क्या है, शीट यानी कि आप समझे कि एक बड़े एरिया में पूरी की पूरी लेयर का एक साथ इरोजन जब हो रहा है ना, पूरे एरिया के ऊपर से एक साथ पानी निकल रहा है या बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, पूरी की पूरी एक लेयर उठ के चली जा रही है, इसको हम कहेंगे शीट इरोजन, राइट। सो दीज आर दी वेज ऑफ सॉइल इरोजन। लो लिखा तो है नीचे, पहले ही समझा देती हूँ मैं। चलो, गलीज, रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल मेक डीप्स चैनल, और ज़्यादातर कहाँ पर होता है, क्लेई सॉइल में। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जैसी हो जाती है, पानी जैसी उस पर डलता है तो थोड़ा सा कीचड़ जैसा बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके ऊपर से पानी स्लिप होकर हर बार निकल जाता है और इसको सॉइल जो है उसका इरोजन होने से ये बचा नहीं पाते। बैडलैंड, लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, अभी समझाया। शीट इरोजन, टॉप सॉइल वॉश्ड अवे ड्यू टू फ्लोइंग वाटर एज अ शीट डाउन अ स्लोप ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। जनरली स्लोपी एरियाज में भी शीट इरोजन पॉसिबल होता है। विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट या फिर स्लोपिंग लैंड, ठीक है। विंड फ्लैट एरिया से तेज जा रही है या फिर स्लोपी एरिया से जा रही है, दोनों कंडीशन में क्या कर देगी, सॉइल इरोजन कर देगी। या फिर अगर हम प्लाउइंग कर रहे हैं गलत तरीके से, मतलब कि मिट्टी को पलटाया जा रहा है ना, मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, तो उसमें भी क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो इरोड हो सकते हैं, राइट। अब हमने देख लिया कि गड़बड़ कहाँ है, अब चलते हैं कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं या सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे पास। सॉइल कंजर्वेशन करने के हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम कल्टीवेशन ही इस प्रकार से करते हैं कि सॉइल के इरोजन को बचाया जा सके, ठीक है। जैसे कि कंटूर प्लाइंग। कंटूर प्लाइंग क्या है, प्लाइंग अलोंग कंटूर लाइंस रिड्यूसिंग वाटर फ्लो डाउन दी स्लोप्स। कंटूर क्या होता है, अगर आपने कभी ट्रेन से या बाय रोड भी अगर ट्रैवल किया है, ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको आसपास बहुत बड़े बड़े फील्ड दिखते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे फील्ड्स एकदम प्लेन हो, कुछ फील्ड्स प्लेन होते हैं और कुछ फील्ड्स ऐसे ऊंचे नीचे होते हैं इस तरीके से। तो हमको देखता है कि उसके ऊपर भी क्रॉप्स जो है वो उसी शेप में लगी हुई हैं, है ना। कहीं कहीं पर हमको थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा दिखेगा, फिर हमें वैलीज दिखेंगी, राइट। तो ये होता है कंटूर, जो नेचुरली लैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, कई बार प्लाउइंग जो होती है वो उसको ऐसे ही की जाती है कि जैसे जैसे एरिया है वैसे वैसे वहाँ पर हम उसको क्या कर दें,
कल्टीवेशन कर लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी एरिया छोड़ेंगे तो वहाँ से सॉइल इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली वो हमारी ज़मीन को बैडलैंड बना देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। देन टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन बचपन से देखते आ रहे हैं हम। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? ऐसे स्टेप्स बना देना, ठीक है, इस तरीके से स्टेप्स बना देना। इसके कारण क्या होता है कि जब पानी एक जगह पर आएगा तो ये एक साथ वॉश अवे नहीं कर लेगा पूरे सॉइल को। ये क्या करेगा? यहाँ से आएगी, मतलब पानी फ्लो होने के लिए ब्रेक्स ले रहा है। और ब्रेक्स लेने के कारण क्या होगा? उसका स्पीड कम होगी, उसका फ्लो कम होगा, और फ्लो कम होगा तो क्या कर देगा? वो सॉइल इरोजन को बचा लेगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इस पहाड़ पर कल्टीवेशन करना है, ठीक है। अब मुझे इस पहाड़ पे कल्टीवेशन करना और मैं इसी स्लोप में कल्टीवेशन कर लेती तो क्या होता? सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि पानी अगर यहाँ से जाएगा, कोई भी चीज़ स्लोप से उतर रही है तो उसकी स्पीड और उसका फोर्स ज़्यादा होगा। पानी के साथ भी सेम चीज़ होगी। अब वो ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा फ्लो के साथ पानी आएगा तो टॉप सॉइल को बहा के लेके चला जाएगा। कितने पार्टिकल्स रोकेंगे? रूट्स, राइट। इसीलिए हम इस पहाड़ को क्या कर देंगे? ऐसे स्लोप्स के फॉर्म में, सॉरी टेरेसेस के फॉर्म में, सीढ़ियों के फॉर्म में, स्टेप्स के फॉर्म में कट कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम हर एक स्टेप पर कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या था? इसको क्या हो गया? स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये हमारा एक फील्ड है तो इस फील्ड में अगर हम इस लाइन में क्रॉप लगा रहे हैं, ऐसे मान लो ये मेरी क्रॉप्स लगी हुई हैं, तो इसके बीच में घास रहने दूंगी मैं, इसके बीच में मैं घास को ग्रो करा दूंगी। कारण क्या है कि यहाँ से ग्रास जो है इसकी रूट्स सॉइल को इंटैक्ट रखेंगी, लूज नहीं करेंगी, और यहाँ पर क्या होगा? सॉइल इरोजन होने से बच जाएगा। जनरली यहाँ पर कैसे टाइप का हो सकता है? या तो विंड के कारण होगा, बहुत तेज़ हवा चलेगी तो, या फिर पानी के फ्लो के कारण जब हम अपने फील्ड को इरिगेट करेंगे, राइट। जनरली विंड से रोकने के लिए, विंड से सॉइल इरोजन जो होता है उसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, है ना। शेल्टर मतलब घर वाला शेल्टर नहीं। अगर ये मेरा फील्ड है तो मैं क्या करूँगी? इसके चारों तरफ या जिस भी तरफ से हवा का फ्लो ज़्यादा होता है उस तरफ में लाइन से बहुत सारे ट्रीज़ को एक साथ ग्रो कर दूँगी। जनरली क्या होता है कि हम लोग ना रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते तो हैं और हमें वंडर भी लगता है कि अरे मतलब किस तरीके से ये क्यों किया गया है, लेकिन हम उसका सही रीज़न नहीं पकड़ पाते, है ना। आपने अगर नोटिस नहीं किया है तो अब आप नोटिस करेंगे। आप कहीं भी फील्ड्स के आसपास से अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको कई बार दिख जाएगा कि ऐसे एक सी लाइन में बहुत सारे ट्रीज़ को लगाया जा सकता है, लंबे लंबे ट्री को लगाया जाता है, और वो कहाँ होते हैं? आपके फील्ड की बाउंड्री पे होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। वो क्यों लगाए जा रहे हैं? ताकि बाहर से आने वाली जो विंड है वो आपके फील्ड पर ना आए एकदम तेज़, उसको प्लांट्स को ट्रीज़ वहीं पर रोक लें और विंड इरोजन होने से बचा सकें, ठीक है। और आसपास के एरियाज़ में अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उससे भी आपके फील्ड को बचाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम क्रिएट करते हैं शेल्टर बेल्ट्स। ये देखो, ये है आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप्स में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जितना भी ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये एक्चुअली क्रॉप लगी हुई है इनिशियल स्टेज में, और बीच में घास लगी हुई है जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, राइट। दिस इज टेरेसिंग। सी, आप यहाँ पर टेरेसेस देख सकते हैं। दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। नो टिल प्लानिंग। नो टिल प्लानिंग का मतलब क्या है? ये एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से क्या होता है कि जो पुरानी क्रॉप है उसके सीड्स को पूरी तरीके से अलग नहीं किया जाता, है ना। पुरानी क्रॉप लगी है तो उसको लगी रहने देते हैं और उसके बीच बीच में नई क्रॉप्स लगा देते हैं, ठीक है, अगेन सॉइल इरोशन से बचाने के लिए, है ना। विंड ब्रेक्स, या इसी को आप शेल्टर बेल्ट्स भी कह देते हैं। ये देखो, लाइन से ट्रीज लगे, राइट। कंटूर क्रॉपिंग, अगर लैंड नेचुरली ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है, वैसे ही आप उस पर क्या कर दो? कल्टीवेशन कर दो, ठीक है। जो कर्व्स हैं, कर्व्स को चैलेंज मत करो, कर्व्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर क्या कर लो? कल्टीवेशन कर लो, ठीक है। और कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या है? कई बार हम क्या करते हैं अपने जब मान लो कि हमने राइस ग्रो किया, ठीक है, इसके बाद हम राइस अब अगले 6 महीने बाद ग्रो करेंगे, लेट अस सपोज, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। तो बाकी के बीच के जो 6 महीने हैं, ये अगर मेरा फील्ड इसमें खाली पड़ा रहेगा तो उस पर विंड या वाटर के कारण सॉइल इरोजन होने के चांसेस हैं। तो मैं एक कवर क्रॉप लगा दूंगी कि इस 6 महीने के लिए एक क्रॉप लगा देते हैं
है ना, जो क्या करेगी, जिसकी रूट्स हमारी सॉइल को पकड़ के रखेंगी और इरोजन होने से बचाएंगी, राइट। अब ये कोई भी हो सकती है, फॉडर को ग्रो किया जा सकता है ना, सब्जियों को ग्रो किया जा सकता है, कुछ भी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कवर क्रॉप्स, राइट, ताकि फील्ड खाली ना रहे। सो ऑल दीज वर दी कंजर्वेशन मेथड जिनकी मदद से हम सॉइल के इरोजन को बचा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, कीप वॉचिंग, क्योंकि अगर आपने 3 लेक्चर देखे हैं, आपको 10th की जो SST है जिसमें हमने ज्योग्राफी शुरू किया, अगर आपको ये 3 लेक्चर देखने के बाद इंटरेस्ट बनता है आगे, तो ज़रूर से दोबारा आए चैनल पर। और क्योंकि अब हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री को, द नेशनलिज्म इन यूरोप, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 10th हिस्ट्री। उतना टफ है नहीं, बड़ा है और थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इसलिए ज़्यादा टफ लगता है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, राइट। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, don't forget to like, comment and tell me your doubts or whatever you feel like, and share the videos, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, मैं उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी और उतना ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए बढ़ पाएगा लेक्चर्स को इतना अच्छे तरीके से बनाने के लिए, ठीक है। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। थैंक यू सो मच।